जब हम किसी चीज के बारे में नई बातें सीखते हैं तो हम मानने लगते हैं कि हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के मामले में ऐसा अक्सर नहीं होता। हमारा सौरमंडल आपकी उम्मीद से बहुत बहुत बड़ा है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं, लेकिन जल्द ही अगली पीढ़ी की दूरबीन के प्रक्षेपण के साथ ये बदल सकता है। क्या इसका मतलब है कि हम आखिरकार मायावी ग्रह 9 की खोज कर लेंगे? क्या हमें हमारे सौरमंडल में छिपाए हुए कुछ और रहस्य मिलेंगे? और क्या यह सब ब्रह्मांड में हमारी जगह को देखने का तरीका बदल देगा? इसकी तहकीकात के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे। असल में इसे प्लैनेट 9 का दर्जा दिया गया, लेकिन प्लूटो के क्लासिफिकेशन से पहले इसे प्लैनेट एक्स भी कहा जाता था। यह एक अस्पष्ट दुनिया है जो नेपच्यून से बहुत परे की परिक्रमा कर रही है। यह वैज्ञानिकों के लिए दशकों से एक रहस्य रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत से खगोलविद यह संदेह कर रहे थे कि कोई बड़ा पिंड यूरेनस और नेपच्यून को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जब वायेजर 2 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचा और हमें डेटा भेजा तो यह स्पष्ट हो गया कि हमारे गणना गलत थी। यह पता चला कि इन 2 गैस दानवों में कोई अजीब बात नहीं थी। ऐसा लगा जैसे प्लैनेट एक्स की खोज खाली हाथ लौट आई। लेकिन यह अंत नहीं था। हाल ही में एक जिज्ञासु वैज्ञानिक ने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के 28 साल पुराने डेटा को देखने का फैसला किया। यह पहला टेलीस्कोप था जिसने लगभग 96% आकाश को स्कैन किया था और लगभग 2.5 लाख बिंदु स्रोतों में से 3 विशेष रूप से दिलचस्प थे। लेकिन हमारे सौर मंडल में कुछ खोजने के लिए आप कैसे देखते हैं? यदि आप एक टेलीस्कोप लेकर रात के आकाश की एक विशेष दिशा में देखते हैं तो आपको बहुत सारे बिंदु दिखाई देंगे। उनमें से कुछ दूर के तारे होते हैं और कुछ पिंड होते हैं। इन्हें आपस में अलग अलग समझने के लिए इनकी गति को देखते हैं। अगर यह मुश्किल से हिलता है या बिल्कुल नहीं हिलता है तो संभावना है कि यह काफी दूर स्थित है। लेकिन अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष में अपेक्षाकृत थोड़े समय में एक महत्वपूर्ण दूरी तय करती है तो इसका मतलब है कि यह हमारे सौर मंडल के काफी करीब है। IRAS डेटा से खगोलविदों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली 3 वस्तुओं में से केवल एक को अंतरिक्ष में गति करते हुए पकड़ा गया था। यही वह समय था जब वैज्ञानिक समुदाय उत्साहित हो गया। यदि IRAS डेटा सही है तो जिस ग्रह की हम तलाश कर रहे हैं वह पृथ्वी से 3 से 5 गुना अधिक विशाल होना चाहिए और लगभग 225 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर परिक्रमा करना चाहिए। एक AU पृथ्वी से सूर्य की दूरी है जो 1,49,49,870.7 किलोमीटर है। लेकिन खोज में शामिल 2 अन्य वैज्ञानिक उस निष्कर्ष से सहमत नहीं थे। हालांकि उन्होंने ग्रह नंबर 9 के अस्तित्व के बारे में एक और सिद्धांत पाया और एक बार फिर खोज को एक नया दिशा मिली। हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में 6 अंतरिक्ष पिंड हैं जिन्हें चरम ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तु कहा जाता है और वे केवल कुछ अकल्पित वस्तुएं नहीं हैं। उनमें एक आम बात है जो वैज्ञानिकों को जिज्ञासु बनाती है। उन सभी 6 की कक्षाएं एक दिशा में संकेत करती हैं। चूंकि इस तरह दूरस्थ पिंडों का आपस में संगठित होने की संभावना मात्र 0.007 है, हमें पता है कि इसके लिए कुछ कारण है। कहीं वहां एक बड़े पिंड का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है। सभी विचित्र घटनाओं को पृथ्वी के 2 से 4 गुना त्रिज्या वाले ग्रह से समझाया जा सकता है और लगभग उतना ही विशाल जितना कि नेपच्यून। इसका कक्षा भी अत्यधिक विकेंद्रित होगा जो हमारे सूर्य के करीब 200 खगोलीय इकाई AU पर आएगा और 1200 AU जितना दूर चला जाएगा। इस तरह की लंबी खिंची कक्षा का 20,000 वर्ष का कक्षीय काल होगा। वैज्ञानिकों को अपनी थ्योरी को आशाजनक बनाने के लिए केवल कुछ वस्तुओं की कमी थी जिनकी कक्षाएं और भी अजीब लंबी होती। लेकिन जैसा कि पता चला है एक अन्य खगोलशास्त्री ने ठीक वहीं ऐसी वस्तुओं की खोज की है जहां इस थ्योरी ने उनके होने की भविष्यवाणी की थी। फिर भी ग्रह 9 की कक्षा को जानना हमें यह नहीं बताता कि यह वर्तमान में अपनी कक्षा में कहां है। लेकिन तब भी कुछ बातें वैज्ञानिक निश्चित रूप से जानते हैं, यानी इसे शुद्ध तर्क और गणित के माध्यम से अनुमान लगाकर कहां खोजना है। उदाहरण के लिए सूरज के सबसे नजदीकी बिंदु पर ग्रह 9 की चमक 18वीं मैग्नीट्यूड होती है। तो अगर यह हाल ही में अपने कक्ष पर हमारे इतने करीब होता तो इसे आसानी से देखा जा सकता था और इसलिए हम मानते हैं कि यह अपने सबसे दूर के बिंदु के करीब है जहां इसकी चमक 25वीं मैग्नीट्यूड की होती है, जो इसे नोटिस करना कठिन बनाता है। जितनी छोटी संख्या उतनी ही चमकीली वस्तु होगी। अब उदाहरण के लिए प्लूटो की औसत चमक लगभग 15 है। सौभाग्य से 25वीं परिमाण अब भी हबल स्पेस टेलीस्कोप की सीमा में है। यह मानव आंखों से 10 अरब गुना अधिक धुंधला है।
तो जबकि हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि यह कहां है, हमारे पास यह सोचने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि यह वहां है। आपको यह असंभव लग सकता है कि हमारे पास मौजूद डेटा के आधार पर इतने दूर के ऑब्जेक्ट को खोजना मुश्किल है, लेकिन हमने पहले से ही अपनी भविष्यवाणियों के आधार पर एक ग्रह ढूंढ लिया है जो है नेपच्यून। भूतकाल के खगोलविदों ने माना कि कुछ यूरेनस को खींच रहा है, लेकिन वे इसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं खोज सके। बाद में एक वैज्ञानिक ने सेलेस्टियल मैकेनिक्स का उपयोग करके एक काल्पनिक ग्रह के स्थान की भविष्यवाणी की जो यूरेनस के साथ हो रही घटनाओं का जिम्मेदार माना गया। उन गणनाओं का उपयोग करके खगोलविदों ने नेपच्यून को ठीक उसी स्थान पर खोज लिया जहां उसकी भविष्यवाणी की गई थी, और वह भी सिर्फ एक रात में। लेकिन जहां नेपच्यून हमारा सूर्य पर लगभग 30 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर परिक्रमा करता है, वहीं ग्रहणों उससे बहुत दूर होने की उम्मीद है। बड़ी दूरी और ग्रहणों के धुंधले होने के कारण हमारी संभावनाएं अधिक नहीं हैं, लेकिन यह बहुत जल्द बदल सकता है। टेलीस्कोप की एक नई पीढ़ी आ चुकी है। वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो चिली में स्थित है, अगस्त 2024 में इसने एक ही इमेज में 20 अरब से ज्यादा गैलेक्सीज कैप्चर की है। इसमें 3200 मेगापिक्सल वाला कैमरा है जो एक कार जितना बड़ा है। ऐसे उपकरण के साथ वैज्ञानिक न केवल यह सत्यापित कर सकते हैं कि वास्तव में ग्रह 9 मौजूद है या नहीं, बल्कि एक ही रात में लगभग 20 टेराबाइट्स के अंतरिक्ष वस्तुएं और अन्य घटनाएं भी खोज सकते हैं। केवल एक वर्ष में वेधशाला समग्र ब्रह्मांड का उतना ही हिस्सा पकड़ सकेगी जितना पृथ्वी पर सभी दूरबीनों ने मिलकर नहीं किया। इससे ब्रह्मांड और उसमें हमारी स्थिति की हमारी धारणा उलट सकती है। यदि आप इस दूरबीन और यह क्या खोज सकती है इसके बारे में पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। लेकिन क्या होगा अगर हम आसमान के हर उस बिंदु को स्कैन करें जहां ग्रह 9 हो सकता है और हमें कुछ न मिले? खैर, एक विचार है कि ग्रह 9 की जगह एक आदिम ब्लैक होल हो सकता है जो समान गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा करता है। हालांकि यह पूरी तरह से काल्पनिक है क्योंकि हमने अभी तक एक का पता नहीं लगाया है। ब्रह्मांड के बहुत प्रारंभ में जब सब कुछ बहुत घना और गर्म था, आदिम ब्लैक होल 1 सेकंड के भीतर अस्तित्व में आए और गायब हो गए, और उस सेकंड के दौरान यह ब्लैक होल कब पैदा हुआ इस पर निर्भर करता है। इसका द्रव्यमान 5 से 10 ग्राम जितना कम या 1 लाख सौर द्रव्यमान जितना विशाल हो सकता था। बात यह है कि यदि हमारे गणितीय निष्कर्ष एक दुर्लभ ग्रह के द्रव्यमान के बारे में सही हैं, तो पृथ्वी के द्रव्यमान से कुछ गुना बड़ा एक आदिम ब्लैक होल केवल एक अंगूरफल के आकार का होगा, या यहाँ तक कि एक मानव मुट्ठी से भी छोटा। और अगर ऐसा है तो इसे दूरबीन से कभी ढूंढने का हमारे पास कोई मौका नहीं है। हालांकि हम इसे एक अधिक आक्रामक विधि से पहचान सकते हैं। विचार यह है कि सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों छोटे लेजर प्रोपेल्ड अंतरिक्ष यान भेजकर संभावित प्रारंभिक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का परीक्षण करें। अगर इनमें से सिर्फ कुछ छोटे अंतरिक्ष यान ब्लैक होल से दर्जनों खगोलीय इकाइयों की दूरी पर होकर गुजरें और हमें डेटा वापस भेजे तो यह पर्याप्त होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही हैं? हम यह पता लगा सकते हैं कि अगर वहां कोई ब्लैक होल वास्तव में है, उन संकेतों के बीच के अंतराल को मापकर। अगर यह वहां है तो इस रहस्यमय वस्तु के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अंतर्गत संकेत लंबे हो जाएंगे। हाँ, प्लैनेट 9 के चारों ओर कई सिद्धांत हैं और यह भी अंतिम नहीं है। आखिरकार प्लैनेट 9 एक भटकता हुआ ग्रह हो सकता था, या ऐसा जो बिना किसी स्थिर परिक्रमा के अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, और कुछ समय पहले इसे हमारे तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पकड़ लिया गया हो सकता है। यह आपको असंगत लगता हो, लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में बिना किसी तारे से जुड़े हुए ग्रह अधिक हैं बजाय उन ग्रहों के जो किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिमुलेशन के अनुसार 60% मामलों में भटका हुआ ग्रह एक सौर प्रणाली में आता है और छोड़ देता है, लेकिन 10 में से 1 मामले में ऐसा ग्रह अपने निकलने के दौरान एक अन्य ग्रह को भी साथ ले सकता है। लेकिन 40% संभावना यह भी है कि एक आवारा ग्रह सौर मंडल से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर एक बार वह इसमें प्रवेश कर जाए, और शायद ग्रह 9 के साथ ऐसा ही हुआ हो। इसके अलावा हमने पहले भी कुछ आवारा ग्रहों की खोज की है। कुछ समय पहले केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी मिल्की वे में भटकते 4 नए पृथ्वी के आकार के आवारा ग्रहों का संभवतः पता लगाया। अभी तक हम आवारा ग्रहों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन यह दिलचस्प है कि कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि वे वास्तव में रहने योग्य हो सकते हैं, पर एक ऐसा ग्रह जो पर्याप्त रोशनी नहीं पाता, उसमें जीवन कैसे संभव हो सकता है? खैर, 3 संभावित परिदृश्य हैं: सतह के नीचे महासागर, ज्वारीय गर्मी और एक सक्रिय गैलेक्सीय कोर। ऐसे पिंडों पर जीवन की संभावना बहुत कम है। दूसरी ओर उपसतह महासागर में सूक्ष्म जीवन हो सकता है। एक आवारा ग्रह का आंतरिक भाग यानी इसका घना हाइड्रोजन वातावरण कुछ गर्मी को फंसा सकता है और इन महासागरों को जमने से रोक सकता है। हमारे सौर मंडल में भी एक ऐसा ठंडा पिंड है जिसके अंदर तरल पानी मौजूद है। ये है यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा।
ऐसे ग्रह के चारों ओर एक विशाल चंद्रमा भी ज्वारीय गर्मी उत्पन्न कर सकता है। सही परिस्थितियों में अगर एक छोटा खगोलीय पिंड बहुत बड़े के करीब परिक्रमा करता है तो बड़े पिंड का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव छोटे पिंड के आकार को विकृत करेगा और जैसे तार को मोड़ने पर गर्मी होती है वैसे ही यह उस वस्तु को गर्म कर देगा। एक आवारा ग्रह जो आकाशगंगा के सक्रिय नाभिक के पास अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है, गैलेक्सी के केंद्र से पर्याप्त प्रकाश प्राप्त कर सकता है। जब तक ये केंद्र से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक रहता है, यह फोटोसिंथेसिस को भी बनाए रख सकता है। हमारा सौरमंडल एक अजीब जगह है जिसमें उसके 4 दैत्याकार ग्रह और 4 छोटे ग्रह हैं। वैज्ञानिकों को यह अजीब लगता है मानो कुछ गायब हो। और क्या संभावना है कि सदियों के अंतराल में काम कर रहे खगोलविद बार बार बिल्कुल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, वहां कुछ है। खैर, बहुत दूर हमारे सौरमंडल में मानव द्वारा खोजा गया सबसे दूरस्थ वस्तु लगभग 130 खगोलीय इकाई दूर है। उस संख्या में और 1000 खगोलीय इकाई जोड़ें और आप ग्रह 9 के कक्ष की सबसे दूरस्थ बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो अभी भी हमारी खोज क्षमताओं में महारत हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उम्मीद है वेरा रूबिन वेधशाला हमारे रहस्यमय स्थान के बारे में अधिक जानने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे ब्रह्मांड के बारे में और रोमांचक चीजों के लिए जुड़े रहें।